हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए टीजीटी की केमिस्ट्री और पीजीटी की केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके थे और अभी टीजीटी के लिए बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम मतलब चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये किसने दी थी? ओप्रेन और हेल्डन ने दी थी, ठीक है बच्चों। बुक लेके बैठेंगे क्योंकि लिखने में नहीं तो बहुत सारा टाइम जाएगा और वही हमें सेव करना है क्योंकि कम टाइम में मैक्सिमम चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। आप अपने नाम तो सुनते जाएंगे, इतना तो आपको पता ही है। तो क्या है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? साथ साथ बोले किसने दी है? ओपरेन और हेल्डन ने क्या दी है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर आपको पता होना चाहिए म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी है? किसकी म्यूटेशन की? वो दी है बच्चों ह्यूगो डी वेरिस ने। क्या है? ह्यूगो डी वेरिस ने, ठीक है। फिर क्या है आपको पता होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी है? डार्विन ने दी है। सबको पता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी है? डार्विन ने। फिर जो एक्वायर्ड क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी है, क्या है? एक्वायर्ड मतलब जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, एक्वायर्ड क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी ये दी है लेमार्क ने। किसने दी है बच्चों? ध्यान रखना है, लेमार्क ने इसको दिया है एक्वायर्ड क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी। फिर आपको वैसे तो इससे पूछा नहीं जाएगा बिग बैंग थ्योरी, जो आपको पता था कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में, कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ भाई और कुछ समय बाद जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता गया। H2 और हीलियम जो गैसेस हैं वो क्या हुई? उस समय प्रोड्यूस हुई। टेम्परेचर या जो एटमॉस्फेयर था वो अर्थ पे उस समय था नहीं। फिर धीरे धीरे वहां पे जो H2 है, CO2 है, अमोनिया है और मीथेन है, ये गैस वहां पे मोल्टन मतलब फेज में हमें दिखाई पड़ी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके भाई यहाँ पे ऑक्सीजन और पानी ये सब कुछ देखने को मिला। जो मेन चीज है वो बच्चों है आपके पास होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है बच्चों सेम। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। होमोलोगस मतलब कि किसी चीज का ओरिजिन सेम हो, डिफरेंट फंक्शन हो। क्या हो? ओरिजिन तो क्या हो बच्चों? सेम हो, और फंक्शन क्या हो जाए बच्चों? डिफरेंट हो जाए। अब इससे क्या मतलब है वो ध्यान से सुनिएगा कि अब मान लीजिए एक फादर हैं और उनके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक वहां पे इंजीनियर बन जाता है और एक वहां पे टीचर बन जाता है, ठीक है। ओरिजिन सेम है पर फंक्शन दोनों ने अलग अलग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? होमोलोगस। एनालोगस क्या हो जाते हैं कि भाई मान लो अब ये तो है नहीं कि भाई इसी फादर का बच्चा एक इंजीनियर बना होगा, ये तो कोई जरूरी बात नहीं है। और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग उसमें होंगे। तो अब क्या है? ओरिजिन तो डिफरेंट हो जाता है, एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट हो जाता है पर वो फंक्शन सेम करेंगे। जैसे बहुत सारे इंजीनियर भाई कोई कहीं से है, हो सकता है भाई कोई इंडिया का ही यूएसए में गया हुआ है तो वहां के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो भी इंजीनियर हैं बच्चे, वो भी इंजीनियर, पर उनका ओरिजिन क्या है बच्चों? डिफरेंट। ऐसे क्या होते हैं ये एनालोगस और होमोलोगस, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। और एनालोगस में क्या है? यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन होगा और फंक्शन क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। आपको एग्जांपल क्या ध्यान रखनी है? जैसे फोरलिम्स हैं मैमल्स के अंदर। फोरलिम मतलब कि एक तो आप अपने फोरलिम अपने हाथों को देखें, और एक जो बैट होता है, ठीक है, या फिर आप गाय को देख ले, भैंस को देख ले, बंदर को देख ले, उनके जो हाथ होते हैं उनका फंक्शन अलग है, अपना अलग है, पर हड्डियां बिल्कुल हमारी सेम है। बिल्कुल सेम मतलब उनकी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम मिलेगा, पर उन्होंने उसका फंक्शन अलग तरीके से मतलब उसका यूज अलग तरीके से किया और हमने यूज अलग तरीके से किया है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स में मतलब देखो पहचानोगे कैसे? अगर सेम कैटेगरी या सेम फाइलम का कोई भी चीज रखी जाती है ना बच्चों और उसका कंपेयर किया जाता है सेम फाइलम का, जैसे मैंने कहा कि भाई एक फादर तो एक ही थे, फाइलम अगर सेम होता है और उसी का कोई कैटेगरी है, अगर उनमें कंपैरिजन किया जाता है तो वो होमोलोगस ही मिलेगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि भाई जैसे कोई वर्टिब्रेट्स में ही कंपैरिजन कर रहा है तो वो हमेशा होमोलोगस होगा। एनालोगस में क्या है बच्चों? जैसे एनालोगस का एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो एक बहुत कॉमन आप 9th 10th में भी पढ़ा करते थे, कि जो एक तो बटरफ्लाई के भी पंख होते हैं और बर्ड्स के भी पंख होते हैं। हालांकि जो अपना आ जाता है बटरफ्लाई वो तो अर्थ्रोपोडा में आ जाता है, नॉन कोर्डेट्स में, मतलब अपना उसमें अ, हम बर्ड्स में तो कौन आ जाते हैं? वर्टिब्रेट्स। ये सारे क्या है? नॉन वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, अर्थ्रोपोडा। उनमें तो हड्डियां होती ही नहीं है। बर्ड्स में तो हड्डियां होती हैं, बर्ड्स में तो होती हैं, हालांकि वो बिल्कुल मतलब उनका वेट बिल्कुल बहुत बहुत कम होता है। पर ये क्या हो गए? फंक्शन सेम है। उड़ तितली भी रही है और उड़ बर्ड्स भी रहे हैं, पर दोनों में क्या बच्चों डिफरेंस है? यहाँ तो हड्डियां होती ही नहीं है अर्थ्रोपोडा में। तो जो बिल्कुल कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है, यही तो बोला था ना, कैटेगरी डिफरेंट है। भाई एक यूएसए का बच्चा एक इंडिया का है, ओरिजिन डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है। ऐसे को आप किस में डाल देते हैं बच्चों? आप डाल देते हैं एनालोगस में। जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, दोनों में आई है पर हमारी कैटेगरी बहुत अलग है, हम मैमल्स में आते हैं, ऑक्टोपस मैमल में नहीं आता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे कैटेगरी का मतलब क्या किया जाता है
मतलब कंपैरिजन किया जाता है तो एनालॉगस होगा। एक एग्जांपल और ध्यान रख सकते हैं, जो फ्लिपर होते हैं पेंगुइन्स के, पेंगुइन देखे ना, उनके जो फ्लिपर्स होते हैं वो और डॉल्फिन के, उनके मतलब क्या है फंक्शन, दोनों का सेम है पर स्ट्रक्चर दोनों के बच्चों क्या है डिफरेंट, क्योंकि डॉल्फिन तो अपना किस में आ जाता है, मैमल्स में ही आ जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन, जो कि किसने दिया है, डार्विन ने दिया है। उन्होंने नेचर के बारे में बात की है कि भाई जो फिटेस्ट होगा वो नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, नेचर के हिसाब से जो भी फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट ये नहीं कि किसी ने बॉडी बना रखी है, नेचर क्या चाहती है, ठीक है। जैसे भाई अब कोरोना था, अब एक तो जो थे सारा टाइम बाहर घूमने वाले कि भाई हमारा तो घर पे मन ही नहीं लगता है, तो नेचर ने ये नहीं चाह रही थी, नेचर चाह रही थी कि भाई जो अब घर पे टिक के बैठेगा वो तो बच जाएगा, फिर औरों का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे, भावनाएं समझ गए होंगे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचर के हिसाब से जो फिटेस्ट होगा वो वही रहेगा और उसी का जो आगे जो जनरेशन है वही रहेगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या था, आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा कि भाई तब इंग्लैंड का एग्जाम्पल था 1850 के आसपास का, कि भाई पहले तब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो जो व्हाइट कलर की मोथ थी, क्या थी व्हाइट कलर की, आप कुछ भी कीड़े मकोड़े मान सकते हैं, व्हाइट कलर की जो मोथ थी, वैसे मोथ होती थी, तो वो व्हाइट कलर की थी, तो वो तो तब ज़्यादा थी, तब ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, और जो डार्क कलर वाली थी वो कम थी बच्चों, व्हाइट वाली ज़्यादा थी। जैसे जैसे 1920-22 के आसपास इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उल्टा हो गया कि डार्क वाली क्या है बच्चों, वो ज़्यादा बढ़ गई हैं और व्हाइट वाली क्या हो गई, कम हो गई। कारण क्या था कि भाई क्योंकि जैसे ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो डार्क वाली अब वो वहाँ पे विजिबल होती नहीं थी, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ डार्क डार्क बहुत ज़्यादा जमा हो गया, तो डार्क वाली दिखना ही बंद हो गया, दिखेंगी ही नहीं, तो फिर उनका शिकार कौन करेगा, उनको खाएगा कौन, और व्हाइट वाली फिर अलग से दिखाई देगी, ठीक है ना, ये चीज़ होती है ना। तो ये किसका था, नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर पहले क्या थी भाई, बिल्कुल साफ सुथरा था, तो व्हाइट सरफेस पे व्हाइट कैसे दिखाई दे जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, तो फिर वो जो डार्क वाली थी उनको फायदा हो गया। तो यही नेचुरल सिलेक्शन है, यही क्या है बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन। फिर बात आती है डार्विन ने कौन से भाई आइलैंड पे गया था, गैलापागोस जो आइलैंड था उन पे वो गए थे, जहां पे उन्होंने आपने डार्विन फिंचेस का जो नाम दिया था भाई, फिंचेस थी, उन्होंने अलग अलग जगह जाके देखा, तो जो फिंचेस थी भाई उनकी बीक में डिफरेंस था, और बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम थी, बस बीक में डिफरेंस था। तो ये उन्होंने किस उसके लिए पाया कि भाई पहले शायद ये एक ही जगह पे रहती थी, फिर हो गया यहाँ पे जोग्राफिकल आइसोलेशन, जो एरिया है वो अपने आप में बट गया होगा। पर एक मान लीजिए हम यहाँ पे अपने नॉर्मल इलाके में जो प्लेन एरिया उसमें रहें, एक आपको पहाड़ों में छोड़ाएं, ठीक है, तो डिफरेंस है उस चीज का, आपको वहां पे अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्गेनिज्म, और ये तो हमने छोटा सा ट्रांजिशन लिया है, और एक बहुत अलग ही जगह पे आपको डाल दिया जाएगा, तो वहां पे आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा उसमें क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई अलग अलग जगह पे सारी जो स्पीशीज थी वो फैल गई जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, इसको अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। डार्विन फिंचेस के ऊपर ये चीज देखी गई थी, क्योंकि अलग अलग जगह पे भाई खाने का या उस चीज का जो हम यहाँ खाते हैं और जो पहाड़ों का जो खाना है उसमें फर्क है, ठीक है। अपने यहाँ जो चीज उगाई जाती है, राजस्थान में जो चीज उगाई जाती है और पहाड़ों में जो चीज उगाई जाती है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो उनका भी भाई वो ये एक पार्ट पता नहीं कहाँ जाके मतलब शिफ्ट हो गया, तो वहां पे जो फूड बनने का प्रोसीजर था वो सब कुछ क्या था, अलग हो गया था। तो इससे फिर क्या आ जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी आ जाती है बच्चों कभी कभी, और अगर जैसे ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आती है तो नई स्पीशीज बन जाती है। पर उनकी सिर्फ किस में डिफरेंस दिखाई दे रहा था, जो बीक थी उसमें वहां डिफरेंस दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया, एक तो एडेप्टिव रेडिएशन बताया, ठीक है। फिर आप एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है भाई, इकट्ठा होना, भाई दूर दूर से कोई आया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैल जाना, कोई दूर दूर फैल गया है। बात समझ में आ गई। अगर बहुत सारी एडेप्टिव रेडिएशन हो, बात समझना ध्यान से, अगर बहुत सारी एडेप्टिव रेडिएशन हो तो वहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। मान लीजिए भाई यहाँ से भी एडेप्टिव रेडिएशन हो गई, ठीक है, एक दूसरी जगह से भी हो गई, तो बच्चों एक जगह पे तो ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा ना कि कोई स्पीशीज एक जगह पे तो इकट्ठी होंगी, ये कहीं तो होंगी ना इकट्ठी। तो वही चीज है कि ज्यादा अगर क्या हो जाती है, एडेप्टिव रेडिएशन हो जाती हैं, तो वहां पे कन्वर्जेंट मतलब हाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसकी डार्विन की थ्योरी का बता ही दिया। लेमार्क की इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली थी। वो क्या कहते थे कि भाई अगर कोई भी डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये कौन कह रहे थे, लेमार्क कह रहे थे। अब इसमें कितना सत्य है आप खुद भी जानते हैं, ठीक है। तो ये लेमार्क की थ्योरी थी। और ह्यूगो डी वायरिस जिसने इन्हें म्यूटेशन के बारे में कहा था। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, एक रैंडम चेंज होता है। रैंडम मतलब एकदम से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम बता भी नहीं सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। जो होता है म्यूटेशन में रैंडम होता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई किसी में 3 क्रोमोसोम है, एक ही बारी में 6 हो जाएंगे। और ये हो सकता है कि भाई इसका ट्रिपलेट हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। म्यूटेशन में कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन में म्यूटेशन खतरनाक मानी जाती है, प्लांट्स में फिर भी मतलब नई स्पीशीज ओरिजिन हो जाता है, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन लेस होती है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला, हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये म्यूटेशन है, कुछ भी हो सकता है सिंगल स्टेप में। और बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन वाले में ना स्लो स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है वहां पे। म्यूटेशन में टाइम नहीं लगता, एक ही बारी में शायद ही नई स्पीशीज बना दे, ठीक है। फिर आपको पता होनी चाहिए कुछ टर्म्स हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन मतलब कि भाई एक पॉपुलेशन उठ के कहीं दूसरी जगह चली गई, तो जीन भी तो उठ के जाएंगे ना, तो ये जीन माइग्रेशन है। फिर जो एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब भाई ये इतनी पॉपुलेशन गई है, तो जो रैंडम चेंज आ जाता है जीन की फ्रीक्वेंसी में, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। म्यूटेशन अभी अभी बताया है, नेचुरल सिलेक्शन भी आपको बता दिया। फिर एक चीज क्या होती है बच्चों, फाउंडर इफेक्ट होता है। फाउंडर इफेक्ट क्या है, जैसे एक पॉपुलेशन उठ के कहीं दूसरी जगह पे गई है, तो यहाँ पे जो एक होता है जीन बच्चों, और एक होता है एलील। देखो, क्रोमोसोम भी पेयर में होता है और जो जीन है वो भी पेयर में होता है। जीन का जो एक पार्ट होता है ना, मान लीजिए जीन दिखाया है, ठीक है, ये पेयर में है, इस एक उस पार्ट को हटा लो तो ये क्या कहलाएगा, ये एलील होता है। तो एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आने से नई स्पीशीज बन जाती है, क्योंकि जीन अगर बदलेंगी तो वहां फ्रीक्वेंसी मतलब बदलने से एक नई स्पीशीज क्रिएट हो सकती है। और स्पीशीज क्या होती है, ये पहले भी आपको जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर मैंने कराया था उसमें भी आपको समझाया था। फिर आपको पता होने चाहिए बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। वेस्टिजियल का मतलब क्या होते हैं कि भाई जो आज के समय पे वर्किंग में नहीं है, पहले वर्किंग में हुआ करते थे पर आज के समय पे वर्किंग में नहीं है, पर वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। क्या बात पल्ले पड़ गई, क्या बोला बच्चों मैंने, कि जो ऑर्गन्स पहले के समय में तो वर्किंग में थे पर आज के समय में वो वर्किंग में नहीं है, पर वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, अपेंडिक्स प्रेजेंट है। अभी वो किसी काम का नहीं है, अपेंडिक्स किसी भी काम का नहीं है, पर वो हमारी बॉडी में है। पहले क्या होता था भाई, क्योंकि हम एनिमल से ही ओरिजिन हमारा हुआ है। जितने भी पहले आप नॉर्मल मैं भाषा में बोलूं तो भाई हम ये कहते हैं भाई बंदरों से अपना ऐसे ऐसे, भाई वो तो अपनी बहुत दूर रिलेशन में है वैसे तो बंदर। तो हम क्या है घास फूस खाया करते थे, तो यहाँ पे क्या होता था कि भाई उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते थे अपेंडिक्स में। अब तो हम घास फूस नहीं खाते ना, तो अपेंडिक्स का काम क्या रह गया, पर वो ऑर्गन आज भी हमारी बॉडी में बच्चों क्या है, वो प्रेजेंट है। तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं जो टेल अपने पास सेल्स होती है ना, वो भी अपनी बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन के जैसे काम करती हैं। कोकाइस इसको आप बोलते हैं, विजडम टूथ है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो मैंने अभी बताया वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक एरिकुलर मसल जिसको आप पिन्ना मसल कहते हो, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर से बोल रहे हैं, कोकाइस, विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और एरिकुलर मसल, ये सारी क्या है बच्चों। और एरिकुलर मसल को और क्या बोलते हैं, पिन्ना मसल, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या आपको बात समझ में आ गई है कि नहीं। अब दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। काम का चैप्टर है, ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो कौन है, मेंडल है। सबको पता है जेनेटिक्स के फादर कौन है बच्चों, मेंडल है। एक क्या है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर है मॉर्गन बच्चों। कौन है, एक्सपेरिमेंटल जो जेनेटिक्स है उसके फादर है मॉर्गन, ठीक है। म्यूटेशन के फादर कौन है, ह्यूगो डी वेरिस, अभी अभी पढ़ाया था। और मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उसके फादर हैं बेटसन। ध्यान रखेंगे, जेनेटिक्स के हैं मेंडल, एक्सपेरिमेंटल के हैं मॉर्गन, और मॉडर्न जेनेटिक्स के हैं अपने पास बेटसन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी मैंने आपको ये चीज तो बताई दी, एलील्स क्या होते हैं। फिर आपको यहाँ पता होना चाहिए फिनोटाइप क्या होता है बच्चों, और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप क्या है, जो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से किसी चीज को देख के बताते हैं, वो क्या होता है, वो फिनोटाइप होता है। जैसे आप ये करते थे ना भाई, आपने एक टॉल प्लांट ले लिया, ठीक है, फिर उसके आप करते थे, ये डोमिनेटिंग होता था और ये कंप्लीटली रिसेसिव होता था। आप क्या कहते थे कि भाई
पुनेट स्क्वायर में सारे डाल के आपके पास ये एक क्या आ जाता था, प्लांट सारे के सारे ऐसे बनेंगे F1 जनरेशन में, ठीक है। फिर अब क्या करते थे आप, सेल्फिंग करते थे दूसरी उसमें कि भाई ये टॉल प्लांट है तो ये फिजिकली जैसा दिखाई दे रहा है। एक तो भाई इसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है कि भाई एक तो कैपिटल टी है इसके पास और एक स्मॉल टी है, ये इसका जीनोटाइप है। जेनेटिकली कंस्टिट्यूशन इसकी क्या है, वो इसका जीनोटाइप कहलाएगा। फिनोटाइप क्या है, फिजिकली भाई बताओ कैसा दिखाई दे रहा है, वो फिनोटाइप होता है। यहाँ फिर पूछे जाते हैं गैमेट्स कितने बनेंगे, वो आपको बनाने आने चाहिए ऐसी कंडीशन में। कैसे होते हैं गैमेट्स, भाई सारे के सारे गैमेट में देखो अपनी जो सेल्स होती हैं क्या होती हैं, वो सोमेटिक सेल्स जो होती हैं बच्चों, एक होती है सेक्स सेल्स और एक होती है सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स जो नॉर्मल हमेशा 2n में रहती हैं, पेयर में क्रोमोसोम होता है। सेक्स सेल्स में सिर्फ क्या होता है बच्चों, n नंबर होता है, वहां पे पेयर में कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएंगे, गैमेट्स की बात कर रहे हैं हम, गैमेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक टी आ जाएगा, यहाँ पे एक छोटा टी बन जाएगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है, ऐसे बनेगा। फिर हम इसको पुनेट स्क्वायर में डाल देते थे, किस में डाल देते थे, पुनेट स्क्वायर। आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से जो गैमेट आए हैं ना, एक साइड डाल दो, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, फिर यहाँ पे ये इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको कंबाइन करो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनका आप फिनोटाइप बताएंगे कि भाई देखो ये भी एक टॉल प्लांट है, ये भी एक टॉल प्लांट है, ये भी एक टॉल प्लांट है, तीन टॉल प्लांट है और ड्वार्फ कितना है, एक ही है। तो ये इसका फिनोटाइप आपने बताया है। तो आपसे गैमेट पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये गैमेट कितने हैं बच्चों, 4 गैमेट यहाँ पे बने हैं, ऐसे गैमेट बना के आपको दिखाने हैं। और ये सारा प्रोसीजर करके पहले जो आप F1 में लोगे जो पेरेंट्स, वो प्योर डोमिनेटिंग और रिसेसिव लोगे, ठीक है। फिर उनकी क्या है, कंबाइन करके प्लांट बनाओगे, ठीक है, ये बन गया। फिर इनकी सेल्फिंग करा दोगे, फिर जितने गैमेट्स बन रहे हैं ना वो बना के दिखा दोगे कि हाँ ठीक है ये गैमेट बन रहे हैं। और सीधा ही किसी ने ऐसे ही दे रखा है कि भाई ऐसे ऐसे प्लांट हैं तो इनके टोटल गैमेट बना के दिखा दो, तो सीधा आपको आंसर देना, फिर ये सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस बच्चों, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब तब एक ही कैरेक्टर लिया जाए, डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर लिए जाएं, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होती है, ठीक है। जीनोटाइप समझ गए ना। जेनेटिकली ये कैसा है, जेनेटिकली ये बहुत अलग है, जेनेटिकली ये बहुत अलग है क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं और यहाँ पे एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव है, तो दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। और हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन, ये हेरिडिटी होती है। वेरिएशन जो एक इंडिविजुअल में डिफरेंस आता है, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वेरिएशन बोल देते हैं। और उसी का कलेक्शन वेरिएशन होता है, वेरिएशन नहीं इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन का कलेक्शन ही इवोल्यूशन मतलब जनरेट करता है। फिर मेंडल जो है, मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था भाई, उन्होंने अब यहाँ मेन जो चीजें हैं वही बताएंगे। अब जो पी प्लांट है उसको क्यों सेलेक्ट किया था, पहली बात तो भाई उसका जो ग्रोथ का टाइम पीरियड था वो बहुत छोटा था, सेल्फ अपनी क्या कर सकता था, वो पोलिनेशन कर सकता है, ठीक है ना। और इसके पास क्या है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, या तो प्लांट लंबा होगा या तो छोटा होगा, ये नहीं होगा कि बीच वाला है, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास कैरेक्टर और देखने के लिए कैरेक्टर भी बहुत सारे हैं भाई, स्टेम की हाइट भी है, या वहाँ पे फ्लावर कलर भी है, फ्लावर पोजीशन भी है, पोड की शेप भी है, पोड का कलर भी है, सीड की शेप भी है, सीड का कलर भी है, ठीक है। जैसे क्या बोला, स्टेम हाइट या प्लांट की हाइट आप बोल सकते हो, क्या है बच्चों, शॉर्ट में लिखेंगे, सारी बात देखते जाएंगे। प्लांट की हम क्या बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, फिर आप फ्लावर के कलर की बात कर रहे हो, फिर आप फ्लावर की पोजीशन की बात कर रहे हो, किसकी, पोजीशन की। अब यहाँ पे जो टॉल प्लांट होता है बच्चों, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। टॉल प्लांट डोमिनेटिंग है, ड्वार्फ क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन में मतलब जो दिखाई पड़ता है ना, अपीयर जो होता है वो डोमिनेटिंग, और जो अपीयर नहीं होता वो रिसेसिव होता है। फ्लावर का कलर कौन सा डोमिनेटिंग है बच्चों, यहाँ पे वॉयलेट कलर है, और जो रिसेसिव वो कौन सा है, व्हाइट है, ठीक है। जो फ्लावर की पोजीशन है बच्चों, वो एक्सियल क्या है, डोमिनेटिंग है। एक्सियल ए से भाई ए ऊपर आ रहा है तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। टर्मिनल क्या है, टर्मिनल ये रिसेसिव हो जाएगा। फिर क्या आ जाता है बच्चों, पोड की शेप जो होता है, जो अपने पास वो छिलका होता है ना, उसकी शेप की बात चल रही है, वो इनफ्लेटेड जो होता है, क्या होती है, इनफ्लेटेड जो होगी ये डोमिनेटिंग होगा, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी वो रिसेसिव होगा। फिर क्या आ जाता है, पोड का शेप था ना यहाँ पे, फिर पोड का कलर वो हरा होगा कि मतलब येलो होने वाला है, तो ग्रीन कलर जो होता है वो डोमिनेटिंग होगा, और येलो क्या हो जाएगा बच्चों, रिसेसिव हो जाएगा। फिर जो सीड होता है, सीड की शेप और सीड का कलर, शेप कौन सी बच्चों, एक होता है राउंड और एक होता है रिंकल्ड। तो राउंड क्या होता है बच्चों, डोमिनेटिंग,
और रिंकल जो होता है वो रिसेसिव होता है। राउंड ही ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं ना सीड, और यहाँ पे सीड का जो कलर होता है येलो डोमिनेटिंग होता है, और रिसेसिव कौन होता है बच्चों, ग्रीन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये डोमिनेटिंग और रिसेसिव हैं, तो बहुत बहुत मतलब ये क्या था, इम्पोर्टेंट था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर मेंडल के मतलब आप क्या हैं, कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर बोल रहे हैं, लॉ थे कौन कौन सा, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चों, अगर आप बात करते हैं तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ क्या है बच्चों, सेग्रीगेशन, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लग जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। एक्सप्लेन कर देते। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता है कि भाई जो भी चीज क्या है, डोमिनेटिंग होगी, अपीयर वही होता है, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भाई ये होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों सेपरेट करना किसी चीज का। जैसे कि अभी हमने क्या बनाया था भाई, ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, हमने क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, भाई आपके पास पेरेंट थे, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो जीन होते हैं ये क्या हो जाते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं। यही क्या है आपके पास, और इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, तो यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि सेपरेशन का, सेपरेट हो जाते हैं ये आपस में, तब गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है, और कभी पेयर में नहीं जाते, अकेले अकेले जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है बच्चों, मान लीजिए आपकी जो आईज है ना वो ब्लैक कलर की हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके बाल भी क्या होंगे, ब्लैक होंगे। मतलब जो अपनी बॉडी में कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं कि जिसकी काली आंखें होंगी तो उसके बाल भी काले होंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी बात नहीं है। तो हर कैरेक्टर अपने एक दूसरे क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये चीज किसने बताई थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में लगता है। ठीक है, क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, फिर आपको मल्टीपल एलील का पता होना चाहिए। जैसे अपना जो ब्लड होता है ना, ब्लड, उसमें अपना क्या होता है, ए बी और ओ होता है। ठीक है, और तो सब में आपको दो ही मिलते हैं, मतलब कि आपको ये तो किसी में ये बोल दिया कि भाई ठीक है इसकी ब्लैक कलर की या फिर ब्राउन कलर की, ऐसे कुछ हो गया, दो कैरेक्टर आपको मिलते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है भाई, एक से ज्यादा, मतलब वहां दो से ज्यादा एलील आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ए बी और सिंपल एक आई है जिसमें आप ओ ब्लड ग्रुप जहां से बनाते हो। ठीक है, तो मल्टीपल एलिज्म का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल एलील प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, फिर एक क्या होता है, कोडोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस मतलब कि या तो देखो होता क्या है कि भाई दो चीज आपस में लड़ रही हैं, एक ही जीतेगी, ऐसा होता है ना, ये होता है डोमिनेंस का लॉ। को डोमिनेंस क्या होता है कि भाई दो चीजें आपस में लड़ रही हैं और दोनों जीत गई। जैसे कि अगर ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप के साथ कंबाइन करोगे तो कभी ये नहीं होता कि यहाँ पे भाई डोमिनेट ए है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा, बिल्कुल नहीं। क्या आ जाता है, ए बी, मतलब ये दोनों डोमिनेटिंग है तभी अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, को डोमिनेंस इसको बोलते हैं। फिर जो सबसे काम का है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन आता है। अपना जो भी आपके पास है दिमाग खोल लीजिए, अपनी नोटबुक जो भी है आप इसको ध्यान रखेंगे। ओवम होता है एग जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और एक फर्टिलाइजेशन होती है, हम बी की मतलब जो मधुमक्खी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती और एक फर्टिलाइजेशन क्या है, हो रही है। फर्टिलाइजेशन नहीं होती फिर भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बताइए क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। जिसने बताया बहुत अच्छे, तब फर्टिलाइजेशन के बगैर ऑर्गेनिज्म बनता है उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और बी में कौन बनता है, ये ड्रोन बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, ड्रोन, जो कि मेल होते हैं। क्या होते हैं, मेल होते हैं। और वही क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, मेल गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेल गैमेट। और ये एन इनकी प्लोइडी होती है। क्या होती है बच्चों, एन होते हैं, एन होंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ये जो ओवम है और वहां फर्टिलाइजेशन अगर होती है तो फीमेल बनेगी, 2n में बनेगी प्लोइडी। और अगर अगर बच्चों फीमेल में फिर दो केस हो जाते हैं कि अगर वो रॉयल जेली पे जो फीमेल फीड करती है, रॉयल जेली पे जो फीमेल फीड करती है वो तो क्वीन बन जाती है, 2n नेचर होता है। और जो किस पे, जो बी का ब्रेड बोला जाता है, बी ब्रेड पे जो फीड करती है वो वर्कर होती है। क्या होती है बच्चों, वर्कर होती हैं, वर्कर। और ध्यान रखिएगा ये फर्टाइल नहीं होती, स्टेराइल होती है, स्टेराइल नेचर की होगी और ये फर्टाइल होगी। बात समझ में आ गई बच्चों।
तो ये चीज़ आप यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ड्रोन के बारे में भाई उसकी प्लॉइडी बता दीजिए, और क्या वो फर्टाइल मतलब अपना किससे बनता है, कौन से प्रोसेस से, क्या वो फर्टिलाइजेशन से बनता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। और जो रॉयल जेली पे फीड करता है वो क्वीन होगी, फर्टाइल होगी, और जो वर्कर होती हैं वो स्टेराइल होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस की जो रेशोज हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटाइप रेशो याद रखनी है, क्या होती है 3:1 होती है, निकाल के बताई थी अभी। और जीनोटाइप क्या होती है बच्चों 1:2:1, ये आपको ध्यान रखनी है डायरेक्ट। और फिर आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप रेशो क्या होती थी, आपने 10th क्लास में पढ़ा है 9:3:1। ठीक है, ये क्या है फिनोटाइप। जीनोटाइप पूछी नहीं जाती, वैसे लिख देते हैं 1:2:2:4, फिर आएगा एक 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर 2 और फिर 1। अब मत याद करना, ठीक है, आपकी मर्जी है, पूछा नहीं जाता वैसे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड का जो ये है ना फिनोटाइप, जीनोटाइप ये याद करना, और यहाँ का फिनोटाइप याद कर लेना। म्यूटेशन 2 तरीके से होती है बच्चों। म्यूटेशन एक पॉइंट म्यूटेशन होती है, क्या होती है बच्चों, एक पॉइंट म्यूटेशन होती है, और एक क्या होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। क्या होती है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है बिल्कुल। अगर यहाँ पे बिल्कुल सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है ना बच्चों, बिल्कुल एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट म्यूटेशन है। अगर पूरा का पूरा अपना फ्रेम का फ्रेम उठ कर चला जाए बेस पेयर्स का, तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। ठीक है, जैसे पॉइंट म्यूटेशन पता है किस में देखने को मिलती है, कान खोल लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। सिकल सेल एनीमिया में, किसमें, ये सिकल सेल एनीमिया में, जिसमें अपनी जो ब्लड सेल्स है ना, सिकल का मतलब होता है दराती, वो उस जैसी हो जाती हैं। अपनी जो ब्लड सेल्स होती है ना, वो दराती जैसी हो जाती हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन किस में देखने को मिलता है हमें, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल अपनी रेड ब्लड सेल ऐसी हो जाती हैं, और यहाँ पे फिर ब्लड की कमी हो जाती है अपने अंदर। पर जिसको सिकल सेल एनीमिया और हो जाती है बीमारी, उसको कभी मलेरिया नहीं हो सकता। ये चीज कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी, कि उनको भाई बहुत मलेरिया, वहाँ के मच्छर बहुत खतरनाक थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई कौन सी बीमारी आने लगी, सिकल सेल एनीमिया, तो वो मरने से तो बच ही गए। हालांकि उनमें खून की कमी तो होगी अगर सिकल सेल एनीमिया होता है तो। ठीक है, फिर आ जाते हैं बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक क्या है बच्चों, डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर की आपको बात करनी है। जेनेटिक डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर होता है मेंडेलियन, क्या होते हैं बच्चों, मेंडेलियन, और एक क्या होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन कौन से ध्यान रखिएगा। एक होता है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हरा और लाल रंग दिखाई नहीं पड़ता है। कौन सा बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस, आपको जो हरा और लाल रंग है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर क्या आ जाती है बच्चों, हीमोफीलिया। क्या आ जाती है अपने पास, हीमोफीलिया, जिसमें आपको पता है ना, जो ब्लड क्लोटिंग का जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। कौन सी, हीमोफीलिया, जिसको अपनी ये रॉयल डिजीज भी तो बोला जाता है इसको, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई जो क्लोटिंग सिस्टम है ना, मान लीजिए कहीं कट लग गया, तो वो ब्लड रुकता नहीं है, वो ब्लड रिलीज ही होता जाता है। ठीक है ना, तो ये हीमोफीलिया है। अब फिर क्या है, सिकल सेल एनीमिया, जो अभी बता दिया ही गया आपको। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाता है कि भाई दराती जैसी वो हो जाती हैं, और मलेरिया इनसे नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, फिर क्या है, थैलेसीमिया। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, क्या बोला मैंने, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है ना भाई, जिससे पूरा हीमोग्लोबिन बनता है पूरा का पूरा, वो क्या हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है, वो उसमें कमी आ जाती है, कहीं कट पिट जाती है, तो इससे थैलेसीमिया हो जाता है। ठीक है, और अपनी ब्लड की 2 चेन होती है, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों में कहीं से भी कट लग सकता है, वहां से थैलेसीमिया होती है। फिर होती फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यहाँ पे क्या होता है कि भाई वैसे तो फिनाइल एलेनिन से ट्रायोसिन बनता है, आप इसको छोड़ दो, नहीं पूछेंगे, पर सुन लो मेरी बात, कि फिनाइल एलेनिन से ट्रायोसिन बनता है। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, अगर ये एंजाइम खत्म हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। बस इतना ही है, फिनाइल एलेनिन से ट्रायोसिन बनना होता है, और ये एक एंजाइम ये काम करता है, अगर ये एंजाइम खत्म होता है तो उससे बीमारी होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर आ जाते हैं बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये आपको ध्यान रखने, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक तो आ जाता है डाउन सिंड्रोम बच्चों, डाउन सिंड्रोम आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि भाई जो अपना 21st क्रोमोसोम होता है, वैसे तो आपको ये पता है कि हर क्रोमोसोम किसमें, डबल उसमें होता है, पर यहाँ ट्रिप्लोइड हो जाता है, 3 आपको ऐसे पेयर मिल जाएंगे।
ठीक है, डाउन सिंड्रोम में ये चीज होती है। आपने देखा भी होगा 12th की बुक में कोई बच्चा सा छपा होता है, भाई उसकी गर्दन में ऐसे बहुत सारा मांस इकट्ठा हो जाता है, पैर बिल्कुल यूं, हाथ छोटे छोटे और मोटा सा ऐसे हो जाता है, आंखें बिल्कुल सूजी है, सब कुछ ये डाउन सिंड्रोम में है। फिर क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, वैसे तो आपको पता है कि अगर जो मेल होता है वो एक्स वाई होता है, पर यहाँ से वाई खत्म हो जाए और यहाँ पे ये खाली रह जाए, तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, ये टर्नर सिंड्रोम। टर्नर मतलब कि भाई एक्स वाई वैसे तो मेल होना चाहिए था, पर कुछ फीमेल कैरेक्टर यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, तो ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। फिर क्या है, क्लीन फ्लैटर सिंड्रोम। क्लीन फ्लैटर मान लीजिए ये फीमेल होती है, इसमें एक वाई क्रोमोसोम भी आ जाता है, तो मतलब इस फीमेल में मेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे, इसको क्लीन फ्लैटर सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है आप सबको। फिर क्या है बच्चों, आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों आपके जैसे जिनसे आप, ये पता है ना आपको डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड से ही बनता है, या आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आप बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, क्या है, एक तो न्यूक्लियोटाइड होता है और एक बच्चों न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, नाइट्रोजन बेस पेयर से, प्लस में पेंटोज शुगर से, और प्लस में फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखना अभी। एक होता है बच्चों प्यूरिन, एक मिनट, एक होता है पायरिमिडीन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं वो देखो। पायरिमिडीन होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, इसको कट से याद रख सकते हैं। पायरिमिडीन क्या होता है, जो पी वाई होता है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है अपना, ये कट से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। प्यूरिन में कौन आ जाता है, एडेनिन और ग्वानिन। जो ए जी है वो किस में आ जाता है, या आप इसे, या इसको जी ए से गाना गाओ भाई, प्योर गाओ, ठीक है ना, पी यू प्यूरिन। ठीक है, तो इसमें जी आ जाता है, ये अपने आप रह जाएंगे आपको, क्योंकि होते ही इतने 5 ही तो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दो याद हो गए तो आपको पता ही लग जाएगा ये पायरिमिडीन है। ठीक है, फिर डीएनए आरएनए में आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में, और आरएनए में क्या हो जाती है बच्चों, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। पर अपना जो आरएनए होता है ना बच्चों, उसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। टी की जगह कौन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल होता है, किसमें, राइबोज में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर अगर बात करें बच्चों हम, जो डीएनए था वो पहली बार आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिच ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक ने। और जो आपका डबल हेलिकल जो मॉडल दिया था डीएनए का, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। आइडेंटिफाई पहले किसने किया था, फ्रेडरिक ने किया था। ठीक है ना, और डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको और चीज क्या ध्यान रखनी है कि भाई ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जी और अपना जो होता है सी, इसमें ट्रिपल होता है। देखो एट आप ध्यान रखो भाई, 2 बजे, रात के 2 बजे हम कहते हैं ना एट फलाना पीएम, इतने पीएम, और एट कितना है, 2 बजे, तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। जीसी का हमारा कोई कोड बन ही नहीं रहा, तो उसमें ट्रिपल, क्योंकि 2 और 3 ही बॉन्ड बनते हैं, तो 2 वाला किसमें है, एट, हम 2 बजा रहे हैं वहां पे, इस तरीके से कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। फिर आपको पता है कि भाई डीएनए जो होता है वो हेलिकल, मतलब उसकी स्ट्रक्चर होती है, आप ऐसे ऐसे कुछ करके बनाया करते थे ना, पूरा एक हेलिक्स और इसका पूरा कॉम्बिनेशन, इस पूरे को आप एक क्या बोल देते हैं भाई, इसका एक पूरा टर्न बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, इसका एक टर्न बोल देते हैं। और यहाँ पे फिर क्या चीज होती है, ऐसे आपको पता नहीं बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बेस पेयर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, एक टर्न में कितने होंगे, मतलब 10 बेस पेयर्स आपको टोटली मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 10 बेस पेयर मिलेंगे। और इनका जो डिस्टेंस रहता है, ये वाला जो डिस्टेंस रहता है, ये 3.4 का रहता है। तो पूरे टर्म में ये पूरी सेपरेशन क्या हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 34, और ये टोटल मिला के 10 पेयर बेस पेयर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस रहता है ना बच्चों, ये 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर एक होता है बच्चों चारगफ्स रूल्स। क्या होता है चारगफ्स रूल्स, वो क्या होता है कि भाई प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडीन के बराबर होता है। प्यूरिन किसके बराबर होते हैं, पायरिमिडीन के बराबर होते हैं, यही चारगफ्स रूल्स कहता है। फिर क्या है, डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए। अगर बहुत हाई टेम्परेचर दोगे ना तो बच्चों ये डीएनए जो है ना वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, खुल जाता है, इसी को आप डी नेचुरेशन ऑफ क्या बोलते हो, डीएनए। और लो टेम्परेचर कर दोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल उसमें आ जाएगा।
ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए भाई, आप डीएनए की तब पैकिंग देखते हो ना, तो एक तो डीएनए होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन पॉजिटिव होता है और डीएनए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर आप क्या देखते हैं कि भाई क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या लिप मतलब चिपका हुआ होता है, ये अपना डीएनए पैक किया जाता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, ये डीएनए। तो ये तो हो गया हिस्टोन तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर क्या है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, और पूरा ये तब मिला के तब डीएनए और आप हिस्टोन को मिला देते हो, तो बच्चों इसको न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम को अगर आप मतलब कंबाइन कर देते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ले लेते हैं, मतलब 5-6 के आसपास, तो वो सोलेनोइड बनता है। क्या बनता है? सोलेनोइड बनता है। फिजिक्स में नहीं जाने का, इधर ही रहना है। वो सोलेनोइड बनता है। सोलेनोइड बहुत सारे हो जाते हैं तो क्रोमेटिड बनता है बच्चों। क्या बन जाता है? क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड भी अगर उसको डबल कर देते हो, क्रोमेटिड को, ये क्रोमेटिड है, इसको डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। पहले आपके पास डीएनए अलग था, हिस्टोन प्रोटीन अलग था, हिस्टोन और इसको मिला दिया तो न्यूक्लियोसोम बन गया, न्यूक्लियोसोम को 6 टाइम कर दिया तो सोलेनोइड बन गया, सोलेनोइड को कंबाइन किया क्रोमेटिड बन गया, क्रोमेटिड को कंबाइन किया तो बच्चों क्रोमोसोम बन गया है। ठीक है, और जो न्यूक्लिक जो क्रोमेटिन अपना अपना क्या होता है भाई, लूजली पैक्ड होता है, उसको यू क्रोमेटिन बोलते हैं, और जो डेंसली पैक्ड होता है बिल्कुल क्रोमेटिन, उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 3 तरीके के आपके पास आरएनए होते हैं बच्चों, वो आपको पता होगा। एक राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए जिसको आप बोलते हो, फिर एमआरएनए होता है, एमआरएनए, और एक टीआरएनए होता है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए भाई प्रोकैरियोट में आरएनए कैसा होता है और यूकैरियोट में कैसा होता है। प्रोकैरियोट में 70s का क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बोल रहे हैं, राइबोसोम होता है, और यूकैरियोट में 80s का होता है बच्चों। और ये ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, ये 50 और 30 में होते हैं, और 80 वाला होता है बच्चों 60 और 40 में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? ये क्या होता है, ये चीज आपको मेनली ध्यान रखनी है, 70 और 80 वाला। 70 और किसका बच्चों? 80 वाला आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा अपना 70s और 80s। 80 होता है यूकैरियोट में और 70 होता है प्रोकैरियोट्स में। डीएनए आरएनए में से जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, सबको पता है क्यों। एक तो रेप्लिकेशन भी कर सकता है, और वो स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल भी होता है, और यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है कि जो म्यूटेशन है वो ज़्यादा मतलब शो नहीं यहाँ पे होती है, और अपने आप को क्या करता है भाई, एक्सप्रेस भी करता है, कौन? डीएनए, तभी उससे कुछ बनता है। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी लिख रहे हैं, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो बच्चों इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेट करना, यही तो होता है ना। हम किसी चीज़ की कॉपी निकाल रहे हैं उसी चीज़ की, तो वो रेप्लिकेशन है। पर डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, तो बच्चों इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर एमआरएनए से बच्चों बन रहा है प्रोटीन, एमआरएनए से बन रहा है प्रोटीन, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसको बोला जाता है, ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल लिख सकते हो ना, सेंट्रल और डोग्मा। ठीक है, तो यही होता है कि डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन है। और ये ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनना। क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ सकता है कि भाई आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसलेशन, एमआरएनए से क्या बनना बच्चों? प्रोटीन का बनना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर है जो कोडोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, पेपर बेशक से उठा के देख लीजिएगा। कोडोन में क्या होता है, जो एक पहली बात तो कोडोन ट्रिपलेट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ट्रिपलेट में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो एक अमीनो एसिड के लिए मतलब कोड बनाते हैं। ठीक है, वो कोडोन्स होते हैं। टोटल कोडोन 64 होते हैं बच्चों, टोटल कोडोन 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64। और जो कोडिंग वाले होते हैं, जिनका एक्चुअल में कुछ मतलब होता है, वो 61 होते हैं। और 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? स्टॉप। वो कुछ बनाते नहीं है, वो सिर्फ रोकने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई? वो सिर्फ क्या है? रोकने का काम करते हैं। वो किसी चीज के लिए क्या है, मतलब कोडिंग नहीं करते हैं। स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं वो देखो, यूएए और फिर एक यूजीए। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यहां से ध्यान रखिएगा, यूएजी। ठीक है, ये क्या है? स्टॉप कोडोन है। तो ये ऐसे याद सकते हो। ये चीज ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये जो कोडोन होते हैं बच्चों, ये यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, और एक अमीनो एसिड के लिए
और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, जो AUG होता है, AUG जो होता है इसका ये 2 फंक्शन करता है। AUG जो होता है वो 2 फंक्शन करता है। एक तो ये इनिशिएटर होता है, ये जैसे हमने स्टॉप कोडॉन पढ़े, ये क्या है, इनिशिएटर होता है, ये मतलब स्टार्ट करता है। और ये एक अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है जिसको मिथियोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथियोनिन। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2-3 बार, तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऐसा कोडॉन है जो कि 2 फंक्शन करता है, इनिशिएटर भी और एक अमीनो एसिड के लिए कोड भी करता है। वो मिथियोनिन है, और मतलब किसके लिए कोड करता है उसका नाम बताया है, और वो इनिशिएटर भी है। तो कौन सा कोडॉन है? AUG। क्या है बच्चों? AUG। फिर डीएनए 2 तरीके के होते हैं बच्चों, एक बल्क डीएनए होता है, एक सैटेलाइट डीएनए होता है। बल्क डीएनए होता है वो 99% होता है, और कोडिंग डीएनए होता है, मतलब इसका एक्चुअल मतलब है सैटेलाइट डीएनए 0.1% होता है, और ये नॉन कोडिंग डीएनए होता है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ना ये कुछ करता है। ठीक है। फिर आपको एक काम करना है मेरी ओर से, ठीक है। क्या करना है बच्चों? mRNA, tRNA और अपना rRNA में डिफरेंस याद करना है। किसमें? अपना mRNA, tRNA और rRNA में डिफरेंस याद करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर आपको क्या चीज पढ़नी है बच्चों? जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो आपको अभी पढ़ना है। कौन से वाला चैप्टर? जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सबको पता होगा कि भाई क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। टेस्टिस सबको पता है क्या होती हैं? टेस्टिस होती हैं। एसेसरीज डक्ट होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? एसेसरी डक्ट होती हैं। एसेसरीज ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? एसेसरीज ग्लैंड होती हैं। और एक क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको पेनिस बोला जाता है। ठीक है। टेस्टिस के बारे में सुनते जाइएगा, और बुक आपके पास हो तो सबसे अच्छी बात है। वो क्या होती है? टेस्टिस जो होती है वो पहली बात तो पेयर में होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है, बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होती नहीं है। बॉडी से बाहर स्क्रोटम होता है, उसी के अंदर पेयर में टेस्टिस होती हैं। क्योंकि जो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी से कम चाहिए होता है, 2-3 डिग्री। तो अब क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है? जो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है वो होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई हो? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसी वजह से जो टेस्टिस होती है स्क्रोटम में होती हैं। ठीक है। फिर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो अगर आप टेस्टिस की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जो आप टेस्टिस की बात कर रहे हैं और स्क्रोटम भाई पेयर में होती है। टेस्टिस की अगर आप बात करें तो वो क्या होती है? पेयर में होती हैं। फिर क्या है? टेस्टिस के उसमें आपको क्या मिलेंगी? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलती हैं बहुत सारी। ठीक है। उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और उसी के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उनके अंदर क्या है बच्चों? कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो जर्म सेल होती है, जर्म सेल होती है जो स्पर्म को बनाएगी। और एक वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? वहां पे सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है। क्या है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करती है बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर्टोली सेल्स क्या होती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको? स्पर्म्स को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर आप बात करें किस चीज की, स्पर्मेटो जो जेनेसिस जो प्रोसेस है, जो कि मेन चीज है, वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो मैंने पहले बात बताई थी, बीच वाला याद रखना है तो रखना, नहीं तो कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? सबसे पहले जो होता है स्पर्मेटोगोनिया होता है। क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। इसमें पहले माइटोसिस होगी। क्या होगी बच्चों? माइटोसिस। ध्यान से इसको सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। माइटोसिस। फिर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बनता है। ठीक है। फिर यहाँ मियोसिस 1 होती है। क्या हो जाती है? मियोसिस 1 होती है। सेकेंड यहाँ पे क्या था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, फिर बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। फिर मियोसिस 2 होती है। क्या हो जाती है? मियोसिस 2 होती है। फिर स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है बच्चों। क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। ये चीज क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो पढ़ाया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो डक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं बच्चों? एक तो है मेल सेक्स जो एसेसरीज डक्ट हैं, उसमें कौन आ जाता है? वास डिफरेंस आ जाता है, एपिडिडाइमिस आ जाता है, वास डिफरेंस आ जाता है, और रेटी टेस्टीज आ जाती हैं। ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई जो अपने पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं बच्चों, ग्लैंड की बात कर रहे थे, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, खुद ही बोलते बोलते भूल गए। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक आप इन दो का भी फंक्शन याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं ये, एक तो जो सिक्रीशन होता है फ्रक्टोज का, कैल्शियम का और बहुत सारे और एंजाइम होते हैं, वो इन्हीं की वजह से होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम भी है वो भी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का ही है। यहीं से ही जो अपना स्पर्म है वो सीमन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये अपना जो इनकी फॉर्मेशन है वो इसमें डाल देते हैं स्पर्म में, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ताकि वो आसानी से वहां ट्रांसफर हो जाए और अपना जो फूड है वो सारा सब कुछ भी इसमें क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। और एक और आपने सुनी होगी बल्बो यूरिथ्रल, जिसको आप ग्लैंड बोलते हो, वो भी लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, किसके, पेनिस के, वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आप उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर जो मेन जो टर्म है बच्चों, ये एक तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। और जो मेन टर्म है एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, बताओ क्या होता है, ठीक है ना, क्या है स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या है बच्चों, जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, मियोजेनेसिस, मियोजेनेसिस। ये तो आपको पता चला होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया गया था, ठीक है। ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। फिर है स्पर्मिएशन, जो क्या होता है बच्चों, कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे ना, उनसे स्पर्म का रिलीज होना, उसको स्पर्मिएशन बोला जाता है, ठीक है। और मेल बॉडी से ही स्पर्म का बाहर निकलना, उसको इजैकुलेशन बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक बारी में एक मतलब जो इजैकुलेशन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या हो जाते हैं बच्चों, रिलीज हो जाते हैं। फिर आपको स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है, एक ऊपर वाला जो एक्रोसोमल पार्ट होता है, ठीक है। फिर ये अपना कौन सा रीजन होता है, इसका हेड वाला रीजन हो जाता है। फिर एक छोटी सी यहाँ नेक, इससे गंदा डायग्राम आपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा, पर अभी देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये कौन सा होता है, मिडल रीजन हो जाता है। फिर क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पे टेल आ जाती है, ठीक है। ये एक्रोसोमल पार्ट होता है, एक्रोसोमल जो हेड पार्ट कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अपना मतलब स्पर्म का जो अंदर वाला पार्ट है उसको कवर करने का काम करता है। और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि जो एग होगा ना उसकी लेयर को डिसॉल्व करने का काम करेंगे, वो एक्रोसोम ही करता है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस उस पार्ट से, एक्रोसोमल जो पार्ट है वो बनता है बच्चों। मिडल में क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देंगे ताकि ये मूव कर पाए, ठीक है। फिर आपको पता है टेल है वो तो हेल्प करती है मूवमेंट के लिए, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, जिसमें आपको पता है कि क्या होती है, ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है। आपके पास बुक होगी तभी आप ये देखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं, फिर नहीं तो फिर चैप्टर नहीं होंगे अपने जितने हमें करने हैं, ठीक है ना। ओवरी यहाँ भी पेयर में होती है बच्चों, क्या होती है, ओवरी यहाँ भी पेयर में होती है, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। फिर आपको पता होगा कि जो एम्पुला होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो एम्पुला होता है वहीं पे ही, या फिर सिंपल आप फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला पार्ट होता है, फेलोपियन जो वो ट्यूब होती है ना, ओवरी मतलब यहाँ पे है, तो यहाँ एक ऐसे पार्ट होता है ना, तो यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, किसमें, अपना फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आप अगर ध्यान रखें कि एक तो, क्योंकि यहाँ पे एक तो पार्ट आ जाता है मेंसुरेशन वाला, एक अलग से पार्ट हो जाता है यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन वाला, फर्टिलाइजेशन वाला, ये दो चीजें हो जाती हैं। कि तभी आप देखते हैं वो यूट्रस होता है, उसमें एंडोमेट्रियम जो होती है बच्चों, अगर उसका रिलीज हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, यहाँ पे मेंसुरेशन हो जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए भाई कौन सी लेयर रिलीज होती है ड्यूरिंग मेंसुरेशन, तो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको क्या है, oogenesis के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रोसेस थोड़ा सा खतरनाक रहता है oogenesis वाला। oogenesis ये क्योंकि तब वो स्टार्ट है, तब वो पैदा हुई है वो बच्ची, तब वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या है, ऊगोनिया है, ठीक है, क्या बच्चों, ऊगोनिया। उसमें माइटोसिस होती है, क्या होती है, पहले माइटोसिस होती है, माइटोसिस से बनता है प्राइमरी oocyte, क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। फिर वहां से बनता है प्राइमरी oocyte, अब कुछ रेस्ट फेज में है, क्या है, बिल्कुल रेस्ट फेज में है। और कौन से, मियोसिस के प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में वो बिल्कुल यहाँ पे बैठा है, कौन,
प्राइमरी oocyte बिल्कुल अब अपनी डोरमेंट स्टेज में यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या होती है, जब पहली ओव्यूलेशन मतलब तब प्यूबर्टी आती है, तो ये किसमें, जो मियोसिस 1 है वो फर्दर कंटिन्यू होती है और यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। क्या बनता है बच्चों, सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है, फर्स्ट ओव्यूलेशन के दौरान। उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो भी अब मेटाफेज 2 में क्या हो जाता है, मेटाफेज 2 में वो भी अब यहाँ पे डोरमेंट स्टेज में आ जाता है। वो आराम से यहाँ बैठा हुआ होता है, कोई चेंज उसमें नहीं आता। या तो फिर भाई यहाँ मेंसुरेशन ही हो जाता है, वो रिलीज हो जाएगा, वो सेकेंडरी oocyte होता है। या फिर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है तो ये तब ओवम में जाके कन्वर्ट होता है। इससे पहले फीमेल में एग नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होती है और सबसे पहले oogonia होता है। यही क्या थी, oogenesis थी, ठीक है। एम्पुला रीजन में जो फेलोपियन ट्यूब का वहां पे बताया कि वहां क्या होती है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और आपको ब्लास्टोमेयर का पता होना चाहिए, जो या मोरुला आपको पता होना चाहिए। 8 से 16 स्टेज में जो सेल स्टेज होती है, 8 से 16 जो सेल स्टेज होती है, वो एम्ब्रियो जो कहलाता है, वो एम्ब्रियो मोरुला कहलाता है, मोरुला, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये बात। फिर आपको और किसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, या फिर आप गेस्टेशन पीरियड के बारे में आपको पता होना है। गेस्टेशन 9 मंथ के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और जो डिलीवरी जो होता है, डिलीवरी तब होती है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। लैक्टेशन किसको बोलते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। और सबसे पहले जो कौन सा ऑर्गन बनता है बच्चे में, फर्स्ट मंथ में ही क्या बन जाता है बच्चों, हार्ट। तभी हार्ट बीट से ही तो किसी चीज का पता लगता है ना कि कोई है कि नहीं है। सेकेंड मंथ में लिम्स बन जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप थर्ड में देखें तो जो ऑर्गन है, ठीक है, लिम्स हैं, जेनिटेलिया है, वो सब कुछ बन जाता है। फिफ्थ में अगर आप देखें तो अपने जो सिर है उसके ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं और मूवमेंट भी फिफ्थ मंथ में ही स्टार्ट होती है। सिक्स मंथ में अगर आप देखोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, वहां पे आईलिड और आईलैशेस ये सब कुछ बनना शुरू हो जाते हैं। अब जो सबसे काम की बात है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो लंग्स है, क्योंकि एम्ब्रियो में अलग अलग लेयर प्रेजेंट होती है ना, एक तो होती है एक्टोडर्म, क्या होती है, एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और एक होती है एंडोडर्म, ठीक है ना, ये 3 लेयर होती हैं। तो इसमें से लंग्स भाई कौन सी उससे बनता है, लंग कौन सी लेयर से बनता है, तो लंग बनता है बच्चों एंडोडर्म से। लंग किससे बनता है, एंडोडर्म से। यहाँ से जो अपना गट है वो भी इसी से बनता है। और जो विसरल ऑर्गन है, जितने विसरल ऑर्गन है वो किससे बन रहे हैं, वो एंडोडर्म से बन रहे हैं। उसमें चाहे अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, टंग है, गिल्स है, लीवर है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, ये सारी किससे बन रही हैं, ये एंडोडर्म से बन रही हैं। अगर मीजोडर्म की बात की जाए तो यहाँ पे जो ब्लड हो गया, क्या हो गया बच्चों, जो ब्लड है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोस्केलेटन है, वस्कुलर सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया। हार्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मीजोडर्म से क्या बनता है, अपना हार्ट बनता है, ठीक है। किडनी हो गई, ठीक है, यूरिनरी जेनिटेलिया जो हो गया, सिलोम हो गया, ठीक है। और ये सारे पार्ट किससे बन जाएंगे, मीजो। तो यहाँ पे आपको जो अपना हार्ट वाली जो बात है वो चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है और ब्लड वाला याद ध्यान रखना है। यहाँ पे लंग्स वाली चीज ध्यान रखनी है। एक्टोडर्म में क्या बन जाता है, जो नर्वस सिस्टम है, जो बाहर वाला सिस्टम है वो किससे बन रहा है, एक्टोडर्म, जिसमें नर्वस सिस्टम आ जाता है, मतलब अपना ब्रेन आ जाता है, आई आ जाता है, नेजल पैसेज आ जाता है, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, ये सारी किससे बन जाती हैं बच्चों, एक्टोडर्म से। तो आप क्या करने वाले हैं कि एक मतलब सर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको चीज याद हो गई हो वो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बन रहे हैं, ताकि आप उसको ध्यान रख पाएं। या फिर एनसीईआरटी में जो लिखे वो उतने ही आप याद रखेंगे, बहुत सारे याद करने की जरूरत है नहीं। मेन जो है मैंने आपको बता ही दिया कि विसरल ऑर्गन जितने भी बन रहे हैं वो एंडोडर्म से बन रहे हैं, मीजो से अपना एक तो हार्ट, ये सारी चीज यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। और किडनी आपको ध्यान रखनी है, हार्ट और किडनी मीजो से बन रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे।